हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइसरायज ऑफ इंडिया। और वॉइसरायज जो थे वो कैसे नाम हुआ उनका, और 1857 से लेकर लगभग 19 सेंचुरी 1900 तक, हम 1899 तक हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि 1857 का जो लास्ट हमने क्लास में देखा था कि जो रिवोल्ट हुआ था, उस 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, दैट वाज क्वींस प्रोक्लामेशन। रानी जो है वो कुछ घोषणाएं करती हैं। रानी की घोषणा के हिसाब से क्या होता है कि भारत में अब कंपनी शासन का अंत होता है और सीधे क्या है, रानी के नाम पर शासन चालू किया जाता है। सारी जो भी योजनाएं हैं और जो भी हमारे उस समय के जो भी हम लोगों के लिए कानून थे, बोलना चाहिए भारतीयों के लिए, तो वो सारा चीज़ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। तो इसी के सीक्वेंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसी में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1858 में ही क्वींस प्रोक्लेमेशन होता है और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लेकर के आते हैं। ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है, इसे लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ा था, इलाहाबाद में अनाउंस किया था या पढ़ा था, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये था रॉयल प्रोक्लामेशन, जो कि भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1858 का, उसके तहत क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो बनाया जाएगा। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, जो बने वो थे लॉर्ड स्टैनली। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद को जनित किया गया, सृजित किया गया। और पहले जो बने वो थे लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली कभी कभार आपको पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है नाम, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पॉइंट को याद रखना है। सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, ये मैंने आपको बता दिया। देन उसके एक और थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, इन दोनों को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश्ड, ये दोनों खत्म हो गए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, ये जो बनाने थे, ये ब्रिटिश एमपी होने चाहिए। भारत जो ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही किन्हीं को बनाया जाता है, क्लियर है। और उनकी एक काउंसिल होगी 15 मेंबर की, क्लियर। देन जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो नाम था या पद था, अब उसे क्या कहा जाएगा, अब उसे वाइस राय के नाम से जाना जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि भारत पे जो शासन करेंगे वो हेड हो का नाम जो हो जाएगा वो वाइस राय हो जाएगा, क्लियर है। और वाइस राय जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको असिस्ट करेगी। गवर्नर जनरल और वाइस राय दोनों का जो एक ही जो पद है या नाम है, बोले एक ही व्यक्ति के द्वारा जो कर्तव्य निभाया जाएगा, क्लियर है। और ये कौन होंगे, भारत में या भारतीय संघ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देन भारत में उसके बाद क्या होता है कि 1858 के एक्ट में ये सब चीज़ है, ये डिटेल में मैं आपको और बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। देन हम बात करें इसके थोड़े आगे की हिस्ट्री की, तो आता है 1861 में एक और एक्ट आता है, दैट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम 1861। ये क्या करता है कि 1833 में हमने पढ़ा था कि मद्रास और बॉम्बे जो प्रोविंस थे, उनकी जो पावर थी वो कहाँ चले गई थी, कोलकाता में, मतलब कलकत्ता के प्रेसिडेंसी, मतलब गवर्नर जनरल के पास। तो उन्हें वापस ये पावर दिया जाता है कि वो अपने प्रेसिडेंसीज को क्या कर सके, लेजिस्लेट कर सके और गवर्न कर सके। तो और लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं यहाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, एक एक मेंबर को क्या है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है, जैसे आज भी करते हैं कि इनको वित्त विभाग मिलता है, किन्हीं को गृह विभाग। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले किसने लाया, तो कैनिंग ने, और 1861 में लाया था। देन लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, क्लियर है। और उसमें मेंबर जो है वो हमेशा, आपको याद रखना है कि मेंबर जो है वो हमेशा बढ़ते गए उसमें, मतलब उसमें नंबर्स जो है वो इंक्रीज होता गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे
और भी चीज़ें आपको देखनी है कैनिंग से जुड़ी हुई, बट ये सारा जो 1861 के एक्ट से रिलेटेड है ये हम पढ़ेंगे कहाँ, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाली क्लास में। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कैनिंग के एजुकेशनल पॉलिसीज या एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए। तो अगर एजुकेशन की हम बात करें कैनिंग में, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टाब्लिश करी। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ, बॉम्बे में, बॉम्बे में हुई थी। देन सेकेंड इज योर कैलकाटा, एंड थर्ड वॉज योर मद्रास, मद्रास। तो 1857 में ये एस्टैब्लिश होती हैं, और रिकमेंडेड बाय किसके रिकमेंडेशन से, तो वुड्स डिस्पैच, ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। वुड्स डिस्पैच, ये अंग्रेजी शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये हमने देखा था। 1854 में ये आया हुआ था, और इसी के तहत क्या हुआ था, 1857 में यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। तो एजुकेशन की फील्ड में आपको दिखेंगे। देन जुडिशियरी, अगर इन्हीं के केस में हम जुडिशियरी की बात करें, तो जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने क्या किया, जुडिशरी सिस्टम में इन्होंने एक एक्ट लाया, जिस एक्ट का नाम है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। और ये क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट था उसको एबॉलिश करके हाई कोर्ट्स को बनाना चालू किया। तो आप बोल सकते हैं कि भारत में हाई कोर्ट का जो जन्म है वो कब हुआ, 1861 में। और कौन थे जन्मदाता, कैनिंग। ये सारा चीज आपको थोड़ा बहुत इस टाइप का भी याद करना चाहिए। देन हम बात करें इनके सिविल सर्विस एंड पुलिस रिफॉर्म्स की, मैंने आपको बताया था जब हम गवर्नर जनरल्स पढ़ने चालू किए थे, कि सभी गवर्नर जनरल्स ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काम किया है, मतलब उन्होंने पुलिस और सिविल सर्वेंट्स को और जुडिशरी, ये तीन चीज़ों को क्या किया है, हमेशा अपने समय में कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन किए हैं। तो सिविल सर्विस में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ नाम, वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपको नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विस में क्वालिफाई होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। देन इंडियन पुलिस एक्ट आता है, इंडियन पुलिस एक्ट, ये कब आएगा, ये भी आएगा 1861 में। और यहाँ पर था कि प्रोविंसेस में पुलिस का सेटअप होगा, मतलब इंस्पेक्टर जनरल जो होंगे वो हेड होंगे प्रोविंस के, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो होंगे वो रेंज में होंगे, और एसपी जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे। मतलब यहाँ तीन बनाए गए पोस्ट, आईजी बनाए गए इंस्पेक्टर जनरल, देन डीआईजी बनाए गए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एंड एसपी। तो ये तीन लेवल का पोस्ट आपको बनता हुआ दिखेगा बाय लॉर्ड कैनिंग। अब हम चलते हैं अपने सेकंड गवर्नर जनरल की ओर। जैसे हमने कैनिंग की बात की, वैसे ही हमें सेकंड गवर्नर जनरल को पढ़ना है, वो है लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन, और ये एल्गिन कौन है, एल्गिन फर्स्ट है, ये एल्गिन प्रथम जिसे आप बोलते हैं। ये कब आए, तो 1862 और 63, एक साल का इनका कार्यकाल था। कैनिंग के जाने के बाद इन्हें भेजा गया था। तो ये इनके काल की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, वो है वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन जिसे आप बोलते हैं, सुनते हैं वहाबी आंदोलन। ये क्या था, वहाबी ट्राइब्स जो थे, मुस्लिम ट्राइब्स, उनको सप्रेस करने में इन्हें सफलता मिली थी। तो इनके काल का केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन हुआ था। देन हम बात करें हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल, ही वॉज लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस, लॉरेंस जो थे वो 1864 में आए, और 69, 5 साल का लगभग इनका कार्यकाल है। इन्हें सेवियर ऑफ पंजाब कहा जाता है, पंजाब का सेवियर कहा जाता है, सेवियर ऑफ पंजाब। और ये जो थे वो मेंबर बने थे पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सेकेंड सिख वॉर, सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्होंने क्या की, चालू कराया, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब भारत में वन विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। और टेलीग्राफ लाइन, इंडिया और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने बिछाया। तो ये इनके क्या है, इनकी उपलब्धियां हैं, टेलीग्राफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड यूरोप। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लॉर्ड लॉरेंस के केस में सेवियर ऑफ पंजाब, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और आपको याद करना है टेलीग्राफ लाइन। देन हम चलते हैं अपने अगले गवर्नर जनरल, ही वॉज लॉर्ड मेयो। मेयो का जो काल है वो इम्पोर्टेंट है। मेयो के काल में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं दिखेंगी। तो सबसे पहली जो घटना है वो है सेंसस वॉज हेल्ड। सबसे पहली बार भारत में सेंसस कराया गया 1871 में बाय लॉर्ड मेयो। सेंसस का मतलब जनगणना। और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया, और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण का स्थापना की गई, मतलब वित्त का जो विभाजन है वो पूरे लास्ट लेवल तक, ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन का एक
जो प्रावधान है वो लाया गया और भारत में सबसे पहली बार जनगणना कराई गई। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है। देन लॉर्ड मेयो के बाद आएंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये जो है इनका जो कार्यकाल है वो है 1872 टू 1876। और ये क्या करेंगे, तो इनके समय की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे कहाँ, भारत में 1875 में। कौन आते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के जो राजकुमार हैं प्रिंस ऑफ वेल्स वो आएंगे इनके काल में। और अक्टूबर 75 में ये क्या कराएंगे, एल्बर्ट एडविन जो थे वो आए थे, उनका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स का एल्बर्ट एडविन, नाम जरूरी नहीं है याद करना। और 21 शहरों में इन्हें घूमे और इंग्लैंड चले गए 1876 में। क्लियर है, तो इनके समय की बस एक ही इंपॉर्टेंट घटना है जिसको आपको याद रखना है। देन हम चलेंगे अपने अगले गवर्नर जनरल एंड ही वाज लॉर्ड लिटन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। 76 टू 80 ये 4 साल ये भी रहने वाले हैं और ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए जिनके कारण इन्हें बहुत फेमस टाइप का आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार लगा था, कब लगा था, तो 1877 में लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो भारत आई हुई थी और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि देते हैं, ये कैसरे हिंद, ये आपको याद रखना है, कैसरे हिंद और क्वीन विक्टोरिया, दिल्ली दरबार 1877। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। देन हम आगे बढ़ें इसी में ही, तो जो रॉयल टाइटल्स एक्ट हुआ 1876 का, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे डिजरालीज जो थे उसके फेमस इम्पेरियलिस्टिक मेजर्स जो है वो पास कराए गए थे। तो जो एक्ट आया था, तो ब्रिटिश जो है वो इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ही यूज़ करेंगे इंडिया में, ऐसा उस एक्ट में कहा गया था। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि क्वीन का जो इन्फ्लुएंस है या ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो और भी गहराता हुआ, इम्पेरियलिस्टिक होता हुआ आपको दिखेगा। देन एक फेमिन कमीशन बनाते हैं, फेमिन कमीशन मतलब ये अकाल आयोग का की स्थापना करते हैं 1878 में। और जिनके जो हेड थे वो थे स्ट्रेची, GR, जनरल रिचर्ड स्ट्रेची। स्ट्रेची आयोग के नाम से ये क्या बनाते हैं, एक फेमिन कमीशन अकाल आयोग की स्थापना करते हैं। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था भारत के क्षेत्रों में, तो फेमिन कमीशन ये बनाते हैं। 1876 टू 1878 तक जो है 2 साल का खूब सूखा वहाँ पड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिटन है वो और भी कुछ काम करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, आर्म्स एक्ट लेकर के आएंगे। आर्म्स एक्ट कब लाते हैं, 1878 सेम ईयर में ही 1878 में आर्म्स एक्ट लाते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडियंस को आर्म्स रखने के लिए। और अ, अगर उनका प्रैक्टिस में अगर किसी को क्या होता है, जो लाइसेंस की जो लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती थी इंडियंस के लिए, और अगर अनलाइसेंस गन आपके पास मिल जाती है तो फाइन था और इम्प्रिजनमेंट था 3 ईयर्स का। तो यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्म्स एक्ट केवल इंडियंस के लिए। देन सिविल सर्विसेज में ये क्या, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्थापना ये करते हैं। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्थापना, सांविधिक सिविल सेवा 1879 में ये स्टार्ट होती है। 1/6 जो थे, 1/6 ऑफ कोऑर्डिनेटेड पोस्ट्स टू बी फिल्ड बाय इंडियन ऑफ हाई फैमिलीज। जो भारत में जो भारतीय उच्च या बोलिए आप उच्च वर्ग की जो उच्च मतलब पैसे वाले जो फैमिलीज थी, उनके हाई सोसाइटी वाली जो फैमिली थी उन्हें 1/6 पद जो है वो क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। मैक्सिमम एज जो था वो 21 से घटा करके 19 साल कर दिया गया, 19 साल। क्लियर है, तो एज को इतना घटा दिया गया, 21 ईयर से जो है हटा करके वो 19 साल कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने की। और लिटन जो थे वो एक और एक एक्ट लेकर के आते हैं जिसका नाम है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इसे ही गला घोट अधिनियम कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स पे पूरे बैन लगा देते हैं। क्योंकि ये लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्नैकुलर जो प्रेस थे भारतीय भाषाओं के, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिक्स कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। तो वो अपने सेफ साइड होने के लिए प्रेस एक्ट लेकर के आते हैं। और ये बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उस समय के लिए बहुत ही खराब कानून जो ये लेकर के आए थे। और मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज, ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है इनके काल में। मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज कहाँ होता है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सॉरी ओरिएंटल कॉलेज, आप सभी को पता है ये कहाँ है, बहुत ही फेमस है। आज इसको आप AMU के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यस यू आर राइट, ये कहाँ है, अलीगढ़ में है।
तो इसकी स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। तो ये लिटन थे। ये जो गवर्नर जनरल थे ये बहुत ही अलोकप्रिय गवर्नर जनरल आप बोलेंगे। देन आते हैं इनके जो रिप्लेसमेंट होते हैं वो है लॉर्ड रिपन, एंड ही वॉज अ वेरी genuine and a very kind governor general as far as from the point of Indians are concerned। रिपन क्या करते हैं सबसे पहले कि जो कंट्रोवर्शियल एक्ट था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, हमने देखा था अभी, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर देते हैं ये हटा देते हैं, रिपील कर देते हैं, उस पर जो प्रतिबंध थी प्रेस पर वो हटा देते हैं। तो लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन्हें कहा जाता है। क्लियर है। देन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेकर के आते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 ये लेकर के आएंगे। ये था कि इसमें 7 से 12 साल के बच्चों को क्या है 9 घंटे प्रतिदिन काम करना, ये एक प्रावधान उसमें बनाया जाता है। देन 7 साल से कम के बच्चों को वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम नहीं दिया जाएगा। मिड डे मील जो है वो इंटरवल में होगा, और हर हफ्ते वर्कर्स को 4 हॉलीडे मिलेगा पर मंथ, हर हफ्ते में 1 और महीने में 4, ये लेकर के आते हैं। देन इनका एक और इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है ऑफ कंट्रीब्यूशन वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया ये स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो कैनिन लेकर के आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं उसे पूर्णतः लागू कराने का काम करते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आएंगे। देन फैमिन कोड ये लेकर के आएंगे 1883 में, फैमिन कोड। और इसमें क्या है कि फूड जो भी कमी होगी वो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट उसके प्रति बाध्यकारी हो जाएगी कि अगर फैमिन होता है तो वहाँ पर लोगों को छूट मिलेगी। देन सिविल सर्विस के जो एज को इन्होंने घटाया था, अगेन वो क्या करते हैं 19 से फिर से 21 ईयर्स वो करा देते हैं। तो जितने भी खराब काम लिटन के द्वारा किए गए थे, रिपन ने उन सभी को क्या किया, उनको हटा दिया। और इनके समय की जो एक ही घटना आपको दिखेगी जिनके कारण इन्हें वापस बुलाया गया वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल विवाद जिसे आप बोलते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये कब होती है, तो ये कंट्रोवर्सी होती है 1883 में, और 84 में इन्हें वापस बुला लिया जाता है। इस बिल में ये लिखा रहता है कि इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस के केसेस को क्या करेंगे, जज कर सकते हैं। बट ऐसा यूरोपियंस नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जो जज जो है वो यूरोपियों के मामलों में क्या करे, जजमेंट दे। तो इसीलिए इस बिल को वो विड्रॉ करते हैं और उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और हंटर कमीशन जो था वो शिक्षा का हंटर कमीशन, ये इनके समय में आया हुआ था 1882 में शिक्षा के लिए हंटर कमीशन बुलाते हैं, और वुड्स डिस्पैच जो 1854 का है उसके प्रोग्रेस को चेक कराने के लिए, क्योंकि कमीशन का जो काम होता है वो प्रीवियस कमीशंस के रिपोर्ट्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को जज करना होता है। देन हमारे आते हैं इनके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल, एंड ही वॉज लॉर्ड डफरिन। और डफरिन जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं 1884 से 88 तक ये रहेंगे। और इनके जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके काल में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी संस्था इनके काल में बनती है जो कि भारत की हिस्ट्री को फिर बदलने वाली थी और भारतीय स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वो संस्था आगे आती हुई आपको दिखेगी। एंड यस यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं हमारे फेमस इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन से, INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इन्हीं के ही काल में होता है, और जो कि बाद में हमारी स्वतंत्रता अधिनियम के लिए क्या बनी, स्वतंत्रता के लिए क्या बनी थी, इम्पॉर्टेंट संस्था बनी थी। तो डफरिन के काल में एक ही घटना इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक सुधार वगैरह उनके में ज़्यादा दिखता नहीं है। देन आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन का जो काल है वो है 88 to 1894। इनके समय में अगेन काउंसिल एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये फिर से क्या बढ़ा देगा, नंबर्स को बढ़ा देगा इंडियन रिप्रेजेंटेशन में, ये हम देखेंगे। और बजट पे चर्चा की बात भी इसमें कही गई है, हम डिटेल में बाद में देखने वाले एक्ट्स में। देन सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो रिपन के समय में आया था, देन लैंसडाउन के समय में आएगा। और इसमें जो है 7 to 9 ईयर्स को और 9 to 14 ईयर्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। 7 साल जो मिनिमम था उसको 9 साल किया गया और 9 साल को 14 साल किया गया। फिर
वुमेन को नाइट में एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोहिबिट किया गया इस एक्ट के तहत। और एक इम्पॉर्टेंट कमीशन ये बनाते हैं जिसका नाम है डूरंड कमीशन बना था 1893। ये मैंने आपको बताया था जब हम अफगानिस्तान वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। और 1893 में एक कमीशन बनता है जो कि डूरंड लाइन बनाता है। किसके किसके बीच है ये? इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन बनती है, लाइन खींची गई है, वो डूरंड कमीशन इन्हीं के काल में बनेगा। अब हमारे 1899 तक के लास्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। फर्स्ट हमने देखा था एल्गिन फर्स्ट थे, और 1894 में जो आएंगे वो 99 तक रहेंगे, और इनका नाम है एल्गिन सेकेंड। यहाँ पर क्या होता है, एक फिर से क्या होता है, फेमिन आ जाता है भारत में 1896 से लेकर के 97, ये 2 साल के लिए लगभग वहाँ पर बहुत ग्रेट अमाउंट में अकाल पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों की और किनकी प्रॉपर्टी की भी बहुत लॉस यहाँ होती है। फिर चापेकर जो बंधु हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स हैं उस समय के, उन्होंने 1897 में क्या किया था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, दो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, रेंड और आयर्स्ट। ये किससे जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे आपके इसी अकाल के कमीशन से, हमने देखा था। तो रेंड और आयर्स्ट की हत्या ये कर देते हैं चापेकर ब्रदर्स। और क्या होता है कि पुणे में, खास करके पुणे का जो एरिया है वहाँ पर प्लेग जो है वो फैल जाता है 1897। आपको याद रखना उस समय का काल है। तो वहाँ पर प्लेग की जो महामारी फैल जाती है, तो उसी के ही कुछ आक्रोश होकर के चापेकर ब्रदर्स ने उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हैं और साथ ही साथ हम इसे इसमें भी पढ़ते हैं। तो 1856 से लेकर के 1899 तक के आज वाइसरायज को हमने पढ़ा और उनसे जुड़ी सारी बातें पढ़ी। देखिए ऐसे ही आपको अगर खाली आप गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज को ही पढ़ते चलेंगे तो आपका मॉडर्न इंडिया जो है वो यहीं से कंप्लीट होता जाएगा। अब बची बात है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या आंदोलन उन्होंने किए, कौन उनके नेतृत्व करता थे, और इम्पोर्टेंट उनके जो भी क्या हुए सेशंस हुए कांग्रेस के पर ईयर सेशंस। तो ये आईएनसी पर एक वीडियो आ जाएगा आपका। अब हम सीधे 1900 से चालू करेंगे और 1947 तक की हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से वाइसरायज जो हैं वो आएंगे और भारत को स्वतंत्रता मिलने पर क्या हुआ था, कौन वाइसराय थे। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम। द नेक्स्ट वाइसराय सीरीज विल बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।